ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप सब ठीक ठाक हो, घर पे रहो, खूब मस्ती करो, साथ साथ पढ़ाई भी करते रहो, रिवीजन भी करते रहो, टीवी भी देखो। ये वक्त है आप लोगों के लिए इस वक्त मस्ती करने का, लेकिन साथ साथ पढ़ाई को भी लेके चलो। आपके ऑनलाइन क्लासेस चल रही होंगी, आप अच्छे से पढ़ाई करो। आ जाओ, हमने जो हम टॉपिक पे थे, जिस चैप्टर पे हम थे, इस चैप्टर का नाम था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, और उसके अंदर जिस टर्म पे हम थे उस टर्म का नाम था एक्सपेंडिचर। मैंने कहा था कुछ भी पैसा जो कंपनी एक खर्च करती है, कहीं भी कोई पेमेंट करती है, उसे हम क्या कह देते हैं? एक्सपेंडिचर कह देते हैं। ये मैंने आपको बताया था। और फिर एक्सपेंडिचर भी तीन तरह के होते हैं: रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ड एक्सपेंडिचर। ये वो एक्सपेंडिचर है जिनका बेनिफिट हमें उसी वक्त मिल जाता है जो सिर्फ कंपनी के चलने को, कंपनी को मेंटेन करने के लिए, कंपनी के ऑपरेशंस को मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं। इससे कंपनी इनकम जनरेट नहीं करती, इससे इनकम इंक्रीज नहीं होती। ये वो खर्चे हैं जो हर बार किए जाते हैं, बार बार किए जाते हैं, और सिर्फ किए जाते हैं किसके लिए? टू मेंटेन द ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस, टू मेंटेन द ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस। ये उसके लिए किए जाते हैं। इसके बारे में मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। मैं एक और एग्जांपल आपको दे दूंगा। आपके घर का एग्जांपल मैंने दिया था, इस तरीके से कंपनी का एग्जांपल भी दिया था। आज हमारा टॉपिक था कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कौन से खर्चे हैं? ये वो खर्चे हैं जिनका बेनिफिट हमें आने वाले कई सालों तक मिलेगा, आने वाले कई सालों तक। इन खर्चों का बेनिफिट हमें आने वाले कई सालों तक मिलेगा, इसलिए इन्हें हम असेट्स में लिखते हैं। इन खर्चों को हम बाद में असेट्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? असेट्स। सर बताओ ना असेट्स क्या होते हैं? इसके बाद वही बताऊंगा। पहले लिखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो लिखो इट इज एन एक्सपेंडिचर। आ जाओ, इट इज एन एक्सपेंडिचर incurred, it is an expenditure incurred, comma, the benefit of which will be consumed, will be get in future, will be consumed in future. Such expenditures are incurred to acquire assets or to increase the efficiency of the assets. और एक पॉइंट इसमें लिख लो, such expenditure yield benefit over a long period of time. Over a long period of time, hence we write them in assets. ठीक है जी, आओ इसको समझते हैं। जो हमने लिखा उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, कोशिश करें कि आपको ये बात समझ में आ जाए। तो क्या लिखा? It is an expenditure incurred, the benefit of which will be consumed in future. मैंने कहा ना, हम कौन से फ्यूचर की बात कर रहे हैं? अकाउंटिंग ईयर के बाद, एक अकाउंटिंग ईयर जो करंट अकाउंटिंग ईयर चल रहा है उसके बाद जिस किसी भी खर्चे का बेनिफिट हमें उस अकाउंटिंग ईयर के बाद भी मिलता रहेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने आपसे कहा फैन को परचेज करने के लिए आपने क्या किया? सर एक्सपेंडिचर। तो फैन का बेनिफिट क्या 1 अप्रैल 2020, ये देखो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर था, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर था। अगर आपको याद हो हमने कहा था ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1020 से 31 मार्च 2021।
तो क्या फैन का बेनिफिट 31 मार्च 2021 को फिनिश हो गया? क्या ये फैन हम उतार के फेंक देने वाले हैं? ये एसी जो हमने लगाया, क्या इस एसी को हम फेंक देने वाले हैं? ये फर्नीचर को हम आग लगा देंगे? नहीं सर, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम पागल थोड़ी है सर। तो उसका बेनिफिट हमें आने वाले कई सालों तक मिलता रहेगा। और जब किसी ऐसे एक्सपेंस का बेनिफिट हमें सालों तक, ये अकाउंटिंग ईयर के बाद भी मिलता रहे, उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम बोल देते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसी एक्सपेंडिचर को बाद में हम असेट्स में लिख देते हैं, यही असेट्स बन जाते हैं। सर और एक एग्जांपल दे दो सर, इसको और इसको फिर एक बार एग्जांपल से दे दो। ये देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखो, ये क्या बना रहे हो सर आप? ये आपने क्या बनाया है? मालूम है ये क्या है? आपको मालूम है ये क्या है? नहीं सर, ये बिल्डिंग है। क्या है? बिल्डिंग। ये पुरानी बिल्डिंग है हमारे पास, एक हमारे बिजनेस की बिल्डिंग है। ये इसका फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है और ये थर्ड फ्लोर। अब देखना, मैं आपसे पूछता हूं, अभी देखो, ये बिल्डिंग का रंग जो है ना, जो इस पर हमने पेंट किया हुआ है, वो पेंट बहुत गंदा हो चुका है, उतर गया पेंट। इस बिल्डिंग का पेंट उतर चुका है। ये मैंने रेंट पे दी हुई है, मेरा बिजनेस है कि बिल्डिंग रेंट पे देना। इसका रेंट है 10,000, इसका रेंट है 15,000, इसका रेंट है 20,000। सर ऐसे कैसे सर? एक ही बिल्डिंग में अलग अलग रेंट? अरे छोड़ो ना, आप रेंट में मत जाओ, टॉपिक पे आओ। ये देखो, इस बिल्डिंग में ये 3 फ्लोर है और ये इनके रेंट है। ये क्या है? बिल्डिंग। ये मेरे बिजनेस की बिल्डिंग है, ये मेरा बिजनेस है, बिल्डिंग बनाना और रेंट पे दे देना। सर ऐसा भी लोगों का बिजनेस होता है क्या? अरे होता है ना, क्या बात कर रहे हो? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो घर बनाते हैं और फिर किराए पे दे देते हैं, जो बिल्डिंग्स बनाते हैं और बिजनेस को किराए पे दे देते हैं, आगे ऑफिसेस के लिए देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है। ये देखो, ये मेरा बिजनेस है, रियल एस्टेट का बिजनेस लोग करते हैं, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस लोग करते हैं। तो मेरे तीन फ्लोर है। बताओ मुझे कितना रेंट आता है? इसकी इनकम मेरी कितनी होती है? मैं कितना रेंट कमाता हूं महीने का? सर 10 + 15 25 + 20 45,000। इतना रेंट मैं कमा रहा हूं। सुनो मेरी बात, गौर से सुनना। अब ये बिल्डिंग पे जो किराएदार रहते हैं, जो यहाँ पे टेनेंट्स हैं, जो लोग किराए पे रहते हैं, उन्होंने मुझे कहा सर आप इस बिल्डिंग को पेंट करवा दो, ये बहुत पुरानी हो गई है, बहुत गंदी लगती है और थोड़ी थोड़ी सी इसमें रेनोवेशन भी करवानी है, कहीं कहीं से सीमेंट भी उखड़ रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैं ये सब कुछ करवा देता हूं, प्रॉब्लम नहीं है। मैंने करवा दिया, मैंने उस खर्चे को करवा दिया, उस खर्चे को करवाया, मैंने इसको पेंट करवा दिया, बिल्डिंग को पेंट करवा दिया और रिपेयर करवा दिया। मेरा खर्चा आया 15,000। कितना आया? 15,000। मुझे एक बात बताना, इस खर्चे को करने के बाद, पेंट करने के बाद, क्या मेरी इनकम बढ़ जाएगी? नहीं सर, वही सेम इनकम मिलेगी, वही सेम इनकम जो आप कमा रहे थे, वही सेम इनकम मिलेगी। मेरी एक एक बात को नोट करना, मैं क्या बोल रहा हूं। वही सेम इनकम मिलेगी सर, 45,000। उतना ही रेंट मिलेगा जितना आप कमा रहे थे, एक भी पैसा फालतू नहीं मिलेगा सर। आपने पेंट करवा दिया, बिल्डिंग अच्छी लगेगी, दूर से देखने में अच्छी लग रही है सर, दिल बहुत खुश है, लेकिन इनकम नहीं बढ़ेगी सर, नहीं बढ़ेगी। तो फिर जो खर्चा मैंने ये किया, ये एक्सपेंडिचर जो मैंने किया, ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। It has just maintained the operation of business. It has not increased the income of the business. आई मेरी बात समझ? ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो मैंने किया, जो एक्सपेंस मैंने किया, इसी को हम बाद में एक्सपेंस बोल देते हैं, इन्हीं को हम एक्सपेंस बोलते हैं। ये जो मैंने एक्सपेंस किया, इट हैज जस्ट मेंटेन द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, इट हैज नॉट इंक्रीज द इनकम ऑफ द बिजनेस। अब देखो, अब क्या हुआ? अब मैंने इस बिल्डिंग पे एक और फ्लोर डाल दिया, 4th फ्लोर, और मेरे पास एक आदमी आया, बोला सर मुझे ये बिल्डिंग किराए पे चाहिए। मैंने बोला ठीक है, लेकिन इसका किराया कितना है? 30,000। इस बिल्डिंग के ऊपर मैंने एक और फ्लोर ऐड कर दिया।
आई हैव एडेड 1 फ्लोर ऑन टॉप ऑफ द बिल्डिंग। मुझे बताओ अब मेरी इनकम, मेरा रेंट अब कितना हो जाएगा? क्या मेरा रेंट अभी भी 45,000 आएगा? क्या मेरा रेंट अभी भी 45,000 आएगा? नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो? अब ये 75,000 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा सर? रेंट की जो इनकम है वो कितनी हो जाएगी सर? 75,000। समझे मेरी बात आप? नाउ जो ये 4th फ्लोर बनाने का खर्चा मैंने किया, ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इट हैज इंक्रीज्ड माय इनकम। आई हैव नॉट मेड अ न्यू बिल्डिंग, आई हैव जस्ट एडिड द एफिशिएंसी ऑफ द असेट्स। देखो मैंने लिखा है such expenditure are incurred to acquire assets, either to make new building or to increase the efficiency of the assets। मैंने नई बिल्डिंग तो परचेज नहीं की, लेकिन पुरानी बिल्डिंग की एफिशिएंसी को बढ़ा दिया, एक और फ्लोर उसमें ऐड कर दिया, उससे मेरी इनकम बढ़ गई। अब मुझे रेंट के पैसे कितने आते हैं सर? 75,000। आप बात को समझे? जब मैंने पुरानी बिल्डिंग को पेंट करवाया था तो उससे मेरी इनकम नहीं बढ़ी थी। इट हैज नॉट इंक्रीज्ड माय इनकम। उसने इनकम नहीं बढ़ाई थी उसने कंपनी की इनकम नहीं बढ़ाई थी, लेकिन इससे बढ़ गई। तो यहाँ पे लिखा है सच एक्सपेंडिचर आर इनकर्ड टू एक्वायर असेट्स और टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द असेट्स। इससे इसकी एफिशिएंसी बढ़ी और कंपनी में पैसा ज्यादा आने लगा। तो उससे हमने क्या बोला? इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर आ गया समझ? सर अब समझ में आ गया सर। ये बिल्डिंग वाले एग्जाम्पल से हमें समझ में आ गया, क्लियर समझ में आ गया। और नहीं समझ में आए तो फिर मुझसे पूछना, मैं फिर आपको समझा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम बाद में क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम बाद में क्या बोलते हैं? इन्हीं को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज आल्सो कॉल्ड एक्सपेंस। इसी को हम बाद में क्या बोल देते हैं? एक्सपेंस। इन्हीं को हम बाद में क्या बोल देते हैं? एक्सपेंस बोल देते हैं। एक्सपेंस ही कहा जाता है। मतलब सर व्हाट इज एन एक्सपेंस? तो लिख लो आप, कॉस्ट। सर इसी के नीचे लिख दें क्या? हाँ लिख लेना, इसी के नीचे लिख लेना या साइड में लिख देना, कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स। Selling the goods and service is called expense. Is called expense. ठीक है जी? यानी गुड्स को बाय करना और गुड्स को बेचना या प्रोड्यूस करना, उसके लिए जो कॉस्ट आती है वो एक्सपेंस होती है। इसी को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बाद में हम एक्सपेंस बोल देते हैं। इससे कंपनी की इनकम नहीं बढ़ती, बस डेली ऑपरेशंस जो होते हैं, कंपनी का रोजमर्रा का जो काम होता है उससे हम मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल सैलरी, हमने जब किसी को सैलरी पे की, हमने उसका बेनिफिट उसी साल में ले लिया, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और उसी को हम बाद में एक्सपेंस कहते हैं। रेंट पेड, टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड। आप बिजली का बिल देते हो ना घर में, बिजली यूज की और उसके बाद उसका बिल दे दिया, उसका बेनिफिट आपने ले लिया, बात खत्म हो गई। टेलीफोन चार्जेस पेड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड। स्टेशनरी आप यूज करते हो, स्टेशनरी यूज, स्टेशनरी एक्सपेंसेस। ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं, बहुत सारे खर्चे जो एक कंपनी करती है, जो कंपनी रोजमर्रा के कामों को चलाने के लिए, टू मेंटेन द नॉर्मल ऑपरेशंस, जो एक कंपनी खर्च करती है, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और उसी को बाद में हम क्या बोल देते हैं? एक्सपेंस। और कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? हेंस वी राइट देम इन असेट्स। इसी को बाद में हम असेट्स में लिखते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर को ही हम असेट्स में लिखते हैं, क्योंकि इनका बेनिफिट हमें अगले साल मिलेगा, आने वाले अकाउंटिंग ईयर के बाद, इस अकाउंटिंग ईयर के बाद भी इनका बेनिफिट हमें मिलता रहेगा। तो उसे हम क्या बोल देंगे? असेट्स। उसे हम क्या बोल देंगे? असेट्स। ठीक है जी? चलो सर एक बार और इसका एक एग्जांपल दे देते सर, और थोड़ा सा क्लियर हो जाता। और कुछ एग्जांपल दे सकते थे तो बता देते। चलो मैं एक एग्जांपल और आपको देता हूं।
मैं एक एग्जांपल और आपको देता हूं, एक और एग्जांपल मैं आपको इसमें देता हूं ताकि थोड़ी बात और क्लियर हो सके। ये देखो, ये मान लो ये क्या है सर, ये अकाउंटिंग ईयर है, हमें मालूम चल गया अभी ये अकाउंटिंग ईयर है 1 मार्च 2020 से लेके 31 मार्च 2000, चलो पीछे का लेते हैं 2020 यहां लेते हैं और 2019 यहां, क्योंकि हम साल बीतने के बाद अकाउंटिंग कर रहे हैं। ये देखो इधर, ये मेरा बिजनेस है, एक मेरा बिजनेस है और मेरे यहाँ पे 5 लोग काम करते हैं। कितने लोग काम करते हैं सर? 5 लोग, ए बी सी डी और ई। ए बी सी डी ई मेरे पास 5 लोग काम करते हैं और इनकी सैलरी है, ए की सैलरी है 10,000, बी की सैलरी भी 10,000, सी की सैलरी भी 10,000, डी की सैलरी भी 10,000 और ई की सैलरी है 20,000। आज मेरे अकाउंटिंग ईयर का, फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे है एंड आई ऑलवेज गिव देम सैलरी ऑन 31st और 30th मींस द एंड लास्ट डे ऑफ द मंथ। आज मैंने इनको सैलरी के लिए बुलाया, ए मेरे पास सैलरी लेने के लिए आया, मैंने उसे सैलरी दे दी। बी मेरे पास सैलरी लेने के लिए आया, मैंने उसे भी सैलरी दे दी, सी को भी दे दी, डी को भी दे दी। लेकिन जब बारी ई की आई ना, ई को सैलरी देने की बारी आई, ई रोने लग गया। ई बहुत जोर जोर से रोया और मुझे कहने लगा सर मेरी सैलरी तो 20,000 है पर मुझे 40,000 की बहुत सख्त जरूरत है। आई नीड 40,000 नॉट 20,000। मैंने कहा पर सुनो, तुम्हारा तो सिर्फ 20,000 ही बनता है, तुम्हें 40,000 कैसे दे दूं? बोलता सर बहुत जरूरत है, इट इज रियली रिक्वायर्ड, तो आप कुछ कर सकते हो। तो क्योंकि मैं काम करता हूं तो मैंने बोला ठीक है तुम अच्छे आदमी हो, मैंने 40,000 उसे दे दिया। कितना दे दिया? 40,000। मुझे सच्ची सोच के बताना, सच्ची सोच के बताना, बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर मैं बात करूं, ए को मैंने कितने पैसे दिए? 10,000। बी को कितने दिए? सर 10,000। सी को 10,000, डी को 10,000 और ई को कितने दिए? सर 40,000। जितना भी पैसा मैंने खर्च किया, क्या ये पूरे पैसे का बेनिफिट मैंने ले लिया? हाँ सर, इसका बेनिफिट तो आपने ले लिया सर, इसका भी बेनिफिट आपने ले लिया, इसका भी बेनिफिट आपने ले लिया, लेकिन इसमें से सिर्फ 20,000 का बेनिफिट आप ले पाए सर। अभी 20,000 का बेनिफिट आपने अभी तक लिया नहीं, क्योंकि ये 20,000 जो आपने उसको एडवांस में दे दिए, इसका बेनिफिट आपने अभी तक लिया नहीं। इसका बेनिफिट कब मिलेगा सर? वो जब यहाँ पे आपके लिए काम करेगा सर, जनवरी के महीने में। वो जब आपके लिए काम करेगा सर जनवरी के महीने में, अगले साल के अंदर जब ये ई आएगा, क्योंकि आज नॉट जनवरी, सॉरी नॉट जनवरी, कब ये हो गया अप्रैल सर। नए फाइनेंशियल ईयर में जब वो आपके लिए काम करेगा, जब वो नए फाइनेंशियल ईयर में आएगा और अप्रैल में आपके लिए काम करेगा, तब इस 20,000 का बेनिफिट आप ले पाओगे, तभी ये 20,000 आप रिकवर कर पाओगे। तो फिर ये 20,000 क्या हुआ? ये 20,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, ये असेट्स हो गया। क्या हो गया? असेट्स हो गया। इस 20,000 को मैं कहा लिखूंगा? असेट्स में लिखूंगा। ये 20,000 मेरे लिए क्या हो गया? ये मेरे लिए असेट्स हो गए। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलेगा, वो मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए असेट्स है। कोई भी ऐसा बेनिफिट, कोई भी ऐसा खर्चा, ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में, फ्यूचर का मतलब क्या है? फ्यूचर का मतलब अकाउंटिंग ईयर के अगले अकाउंटिंग ईयर में, तो क्या हो जाएगा? वो असेट्स हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया सर। आप हमें समझा दो व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आज मैं आपको लिखवा देता हूं व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये क्या होता है, ये मैं आपको लिखवा देता हूं, आप इसे लिख लो पहले। मैं आपको लिखवा दूं व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये क्या होता है। आओ इसको फटाफट से लिख लेते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? आओ लिखो, these expenditure,
these expenditure are revenue in nature but the benefit of which is likely to be derived over a number of years. Over a number of years. Generally 3 to 7 years. बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये समझ में नहीं आया सर, बिल्कुल समझ में नहीं आया, ये तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आया सर, ये आपने क्या लिखवा दिया। आप लिख लो, मैं समझाता हूं, अभी समझाता हूं एग्जाम्पल के साथ। आप पहले लिख लो, आप इसे पहले लिख लो, मैं समझा देता हूं, आप लिख लो। ये देखो, सुनो मेरी बात, सुनो गौर से सुनना मेरी बात। मान लो आपका बिजनेस है, आपने अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया, आपने अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया और आप ये पेन बनाने का बिजनेस कर रहे हो, ये मार्कर बनाने का बिजनेस आप कर रहे हो। आप मार्केट में ये मार्कर लॉन्च करना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि इसकी एडवर्टाइजमेंट जो है आप किसी बहुत बड़े आदमी से करवाओ। आपने किसको अप्रोच किया? आपने अप्रोच किया सचिन को। आपने सचिन को अप्रोच किया और कहा सचिन भाई हमें इस मार्कर की ऐड देनी है, और सचिन भी टीवी पे आया और बोला ये मार्कर सबसे अच्छा है, इसी मार्कर को यूज करो, और आपके मार्कर बिकने स्टार्ट हो गए। लेकिन सचिन ने इसके लिए मालूम है कितना पैसा चार्ज किया? सचिन ने इसके लिए 1 करोड़ रुपया चार्ज किया, 1 करोड़। सिर्फ 5 मिनट के लिए जो सचिन ने ऐड दी उसके लिए आपसे 1 करोड़ रुपया चार्ज किया। उसका बेनिफिट जो है, एडवर्टाइजमेंट जो आपने दिया, वो खर्चा उसी वक्त पे खत्म हो गया। लेकिन उसका बेनिफिट जो है आपने कुछ बनाया नहीं। सचिन ने पैसा लिया और वो चला गया। आपने उसकी कोई बिल्डिंग नहीं बनाई, आपने उससे कुछ खरीदा नहीं, आपने उसको 1 करोड़ रुपया दिया, उसने 1 करोड़ लिया और वो चला गया। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये वो एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट आपको तुरंत मिल गया। सचिन ने पैसा लिया और चला गया, आपके हाथ से पैसा चला गया, बस मार्केट में उसकी एक ऐड है। ऐसा एक्सपेंडिचर है तो क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन इसका बेनिफिट, ये जो ऐड मार्केट में चलती रहेगी, इस एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट आपको आने वाले कई साल तक, जब तक वो ऐड चलेगी, मिलता रहेगा। इसलिए ऐसे एक्सपेंडिचर को हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये एक्सपेंडिचर इतना बड़ा है कि आप इसको एक ही साल के अंदर बुक नहीं कर सकते। अगर आपने 1 करोड़ रुपए की पेमेंट जो सचिन को की, उसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर रहे हो, उसमें अगर आपने उसे अपने एक्सपेंस में दिखा दिया, तो फिर आप लॉस में चले जाओगे। आपका बिजनेस पहले ही साल में लॉस शो करने लगेगा। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या करते हैं? हम इन्हें असेट्स में दिखा देते हैं। कहां दिखाते हैं? वी शो देम इन असेट्स। हम ऐसे एक्सपेंडिचर को भी असेट्स में दिखाते हैं। लेकिन कौन से असेट्स में, मैं आगे चल के बताऊंगा। यहां आगे मैं आपको बताऊंगा हम इन्हें कौन से असेट्स में दिखाते हैं। लिखो ना, थोड़ा मुझे नहीं आता है हिंदी में लिखना, हिंदी में नहीं लिख पा रहा। हम आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे कि हम इन्हें कौन से असेट्स में दिखाते हैं। अभी के लिए आप इतना समझो कि दीज एक्सपेंडिचर्स आर रेवेन्यू इन नेचर बट द बेनिफिट ऑफ विच इज लाइकली टू बी डेराइव्ड ओवर अ नंबर ऑफ इयर्स। है तो ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस। हमने यहां कहीं कुछ इंक्रीज नहीं किया, कोई एफिशिएंसी नहीं बढ़ाई, कोई असेट्स परचेज नहीं किया। लेकिन 1 करोड़ रुपया हमने जो सचिन को दिया, वो सचिन हमें वापस नहीं करने वाला। बस
उसने जो हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट दी, उस एड से हम बहुत सालों तक बेनिफिट कमा लेंगे। इसलिए हमने इसको क्या कहा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज अ काइंड ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट नॉट द रियल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसलिए इसको हम कहा दिखाते हैं, हम इन्हें असेट्स में दिखाते हैं। और कैसे ट्रीट करते हैं मैं आगे आपको असेट्स जब पढ़ाऊंगा तब दोबारा से एक टॉपिक में बता दूंगा। ठीक है सर, समझ में आ गया? ठीक है सर, समझ में आ गया। आओ आगे चले और आगे बढ़ते हुए नए टॉपिक की तरफ चले। और हमारी नई टर्म जो है वो टर्म है हमारी असेट्स। वो टर्म है हमारी असेट्स। पता है इतना टाइम जो आप वेस्ट कर रहे हो, एक एक टर्म के ऊपर जितना टाइम आप लगा रहे हो, मैं आपको एक बात बोलूं, ये पूरा का पूरा अकाउंट्स जो आप पढ़ते हो ना, ये 5 पिलर पे टिका हुआ है। देयर आर 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स के 5 पिलर्स हैं। मैं अभी आपको बताना नहीं चाहता, जब हम ये पूरी टर्म्स खत्म कर लेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा, आप किसी को आगे नहीं बताना। पूरा अकाउंट्स सिर्फ 5 पिलर पे डिपेंड करता है। अगर वो 5 टॉपिक, वो 5 टर्म्स आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर हो गई तो समझ लेना आप आधा अकाउंट सीख गए, अब गुरु बन गए अकाउंट्स। सारी दुनिया को आप पढ़ा जाओगे। आप आज किसी से पूछो कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो आपको बुक की डेफिनेशन रेडी टाइप तोते की तरह बोल देंगे। लेकिन आप समझाने के लिए बोलोगे तो एक भी एग्जांपल देके आपको समझा नहीं पाएंगे। लेकिन आप बच्चों में वो ताकत है, आप में वो पावर है, वो पावर मैं आप में भर दूंगा कि आप किसी भी बच्चे को पढ़ा जाओ, आप गली मोहल्ले के किसी बच्चे को पढ़ा जाओ, आप में वो पावर होनी चाहिए कि बाहर आपसे कोई कुछ पूछे एक बार तो आप उसको कम से कम 10 चीजें बता दो, 10 एग्जाम्पल उसे दे दो, घर से लेके बिजनेस से लेके। इतनी पावर आप में आनी चाहिए। और वो तभी आएगी जब आप साथ साथ पढ़ते रहोगे और धीरे धीरे पढ़ते रहोगे। सिलेबस खत्म करने का टारगेट नहीं है, सिलेबस को समझने का टारगेट है। 11th क्लास 12th क्लास का बेस है, इसे जल्दबाजी में नहीं किया जाता। 12th क्लास में 95% प्लस मार्क्स लाने हैं तो 11th क्लास का बेसिक क्लियर होना जरूरी है। और अगर सीए फाउंडेशन देनी है, सीए फाउंडेशन के अंदर भी पूरा का पूरा सिलेबस, बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी पूरे का पूरा सिलेबस यही 11th क्लास का आएगा, वहां पे भी सेम सिलेबस आएगा। तो फिर दोबारा से नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है जी, तो इसलिए आप यहीं तक पढ़ो। हम आगे असेट्स के बारे में कल पढ़ेंगे। मैं फिर एक छोटी सी क्लास बना दूंगा असेट्स के बारे में, तो मैं लिखवा ही देता हूं। चलो आज डेफिनेशन तो आप लिख दो असेट्स के बारे में। मैं कोशिश करता हूं इसको खत्म कराने के भी टाइम है हमारे पास। आ जाओ असेट्स के बारे में। असेट्स क्या होते हैं तो लिखो, आप सुन चुके हो पहले असेट्स क्या होते हैं। एनीथिंग विच विल एनेबल, एक मिनट में दरवाजा बंद कर दूं। एनीथिंग which will enable a business to get cash or a benefit in future. To get a cash or benefit in future is called assets. कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो हमने किया जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा। एनीथिंग विच विल एनेबल अ बिजनेस टू गेट कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर, जिसका हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, वो क्या बन जाएगा, वो हमारे एसेट्स बन जाएंगे। वो क्या बन जाएंगे, वो हमारे एसेट्स बन जाएंगे, वो हमारे असेट्स बन जाएंगे। अब असेट्स कितने तरह के होते हैं, तो असेट्स भी 2 तरह के होते हैं। और जैसे आपने लायबिलिटी के बारे में पढ़ा था वैसे असेट्स के बारे में पढ़े। और भी है लेकिन पहले 2 तरह के असेट्स कौन कौन से, सर करंट असेट्स और सर नॉन करंट असेट्स। करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स। देखो याद करो वो टाइम, वो दिन याद करो जब मैंने आपको बताया था करंट लायबिलिटीज। वो कौन सी लायबिलिटी थी, सर आपने कुछ ऐसा ऐसा बनाया था,
आपने ऐसे करके बनाया था एक अकाउंटिंग ईयर। इसे अकाउंटिंग ईयर कहते हैं सर। एक साल को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग ईयर कहते हैं सर। ये एक साल का होता है 12 महीने का। सर ये 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च भी हो सकता है, ये 1 जनवरी से होके 31 दिसंबर तक भी हो सकता है, ये कोई भी डेट हो सकती है। लेकिन इंडिया के अंदर 90% जो हम लेते हैं वो इसी डेट को लेते हैं। ये एक साल कितने महीने का है? ये 12 मंथ्स। सर हमें मालूम है इसे अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं, इसे फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। हमें मालूम है सर हम 12 महीने की अकाउंटिंग करते हैं। सर क्यों करते हैं आगे बताऊंगा। हम 12 महीने की अकाउंटिंग करते हैं। तो सर ये जो असेट्स है ना, करंट असेट्स, सर आपने कहा था करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जिन्हें हम अगले एक साल के अंदर अंदर पे कर देंगे। सर हमें याद है अगले एक साल, अकाउंटिंग ईयर एंड होने के अगले एक साल के अंदर। लेकिन करंट एसेट्स क्या होते हैं? जिन्हें हम अगले एक साल के अंदर अकाउंटिंग ईयर एंड होने के अकाउंटिंग ईयर एंड होने के अगले एक साल के अंदर या तो उन्हें हम बेच देंगे या उन्हें हम कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। याद रखो मैंने कहा था ना, करंट लायबिलिटीज जिन्हें हम अकाउंटिंग ईयर एंड होने के अगले एक साल में पे कर देंगे वो क्या हो जाएंगी? करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स कौन से हैं? जिन्हें हम अकाउंटिंग ईयर के एंड होने के अगले एक साल के अंदर या तो कैश में कन्वर्ट कर देंगे या हम उसका बेनिफिट ले लेंगे या उन्हें हम बेच देंगे। बस वो असेट्स नहीं रहेंगे अगले एक साल तक, साल के अंदर अंदर। और सर तो इस साल से आगे भी चले जाएंगे। बहुत समझदार हो आप। ये देखो ये देखो 1/4/2019 और ये है 31 मार्च 2020। यही है ना? ये दो यार बैटरी वीक दिखा रहा है। लो ठीक है। और ऐसे ही मैंने समझाया था, मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं, यहां थोड़ा छोटा करता हूं। ये हमारा कौन सा साल है सर? अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं इसको, फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं सर। और ये हो गया हमारा उसके अगला फाइनेंशियल ईयर और ये हो गया उसका हमारा अगला फाइनेंशियल ईयर। कोई भी ऐसा असेट्स जो इस अकाउंटिंग ईयर, ये करंट अकाउंटिंग ईयर के एंड होने के एक साल, फिर एक से अगले साल, अगले से अगले साल तक भी हमें बेनिफिट देता रहेगा, उसे हम कह देंगे नॉन करंट असेट्स। यही सेम बात मैंने आपको नॉन करंट लायबिलिटी में भी बताई थी। तो आपका काम यह है कि आप इसकी डेफिनेशन लिखो और मुझे बताओ। आप इसकी डेफिनेशन खुद सोचो, फिर मैं कल आपको इसके बाद आगे फर्दर कराऊंगा। तब तक के लिए आप एंजॉय करो बच्चों, धीरे धीरे पढ़ते रहो। आप में बहुत पावर है, आपको मालूम नहीं है आप क्या पढ़ रहे हो। आप में बहुत पावर है। मैं आपके अंदर वो पावर भर दूंगा, वो ताकत भर दूंगा, वो नॉलेज की ताकत भर दूंगा कि आप किसी को भी पढ़ा जाओगे। चाहता हूं कि हर बच्चा आगे जाके सीए करे, सीएमए करे, एमबीए करे, बड़ी बड़ी डिग्रीज करे। नॉर्मल बीकॉम में कुछ नहीं रखा। ठीक है, तो चलो तब तक एंजॉय करो, फिर करेंगे बड़ी बड़ी बातें बाद में। कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।